तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर आपको ध्यान हो तो हम आपके साथ चर्चा किस में कर रहे थे, शेड्यूल थर्ड, याद आ रहा है? शेड्यूल थर्ड के पार्ट फर्स्ट में हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट है। कोई दिक्कत तो नहीं है। कल वाली क्लास में जो मैंने आपके साथ जो चर्चा करी थी वो किस में करी थी पता है आपको? अगर मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखूं तो सबसे पहले मैंने बात करी थी किस में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में, जहाँ पर हम बात कर रहे थे किस में, शेयर्स होल्डर्स फंड में। ध्यान आ रहा है? शेयर्स होल्डर्स फंड में कल मैंने आपके साथ चर्चा करनी स्टार्ट करी थी शेयर कैपिटल पर। क्लियर हुआ? आज जो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि शेयर होल्डर फंड में तीन चीज़ें हैं। पहला क्या था, शेयर कैपिटल था। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जो हमने आज चर्चा करनी है। उसके बाद आ जाएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जो हम कल देखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही? अब मैं बात कर रहा हूँ कि भैया रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देना, टॉपिक क्या लिखा हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल थर्ड। तुमको समझ में आ रहा है? अगर मैं शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट बोलूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा हूँ। लिखते हैं, डेफिनेशन में लिखते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस आर अ पार्ट ऑफ द शेयर्स होल्डर्स फंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे ना, अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें भैया सबसे पहले ही आपको क्या दिखता है, शेयर्स होल्डर्स फंड दिखता है। उसी का ही पार्ट क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है। इतनी बात समझ में आ रही है? और जो शेयर्स होल्डर्स फंड है, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनते रहते हैं ना। शेयर्स होल्डर्स फंड कहाँ पर आता है भैया? इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन पर आता है। तो लाइन पर पढ़ के देखो, देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि रिजर्व एंड सरप्लस आर पार्ट ऑफ शेयर्स होल्डर्स फंड शोन अंडर द इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने सेक्शन थे? दो थे। एक का नाम क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज था। दूसरे का क्या नाम था, असेट्स था। क्लियर हुई बात? दे रिफ्लेक्ट द कंपनीज रिटेन अर्निंग्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं आपको एक चीज़ ये समझाऊं कि मेरे पास जो कंपनी है, कंपनी क्या करती है कि भैया प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, प्रॉफिट का वो कुछ पार्ट तो क्या कर देती है भैया, डिविडेंड के तौर पर अब अपने शेयर्स होल्डर्स को बांट देती है। ध्यान से समझना, हमारे पास जो कंपनी है, कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट का कुछ पार्ट तो वो डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर्स होल्डर्स को बांट देती है। और जो वो नहीं बांटती उसको मैं क्या बोलता हूँ, रिटेन अर्निंग बोलता हूँ। समझ में आया? अगर कुछ पिछले सालों का तुमको कुछ प्रॉफिट इकट्ठा दिख जाए उसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो बोलता हूँ। क्लियर हुआ? इनसे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे हम स्पेसिफिक या फिर हम जनरल पर्पस के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन फिर से पढ़ लेता हूँ। तो लिखा हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस आर अ पार्ट ऑफ द शेयर्स होल्डर्स फंड शोन अंडर द इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। फिर लिखते हैं, दे रिफ्लेक्ट द कंपनीज रिटेन अर्निंग्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ईयर मार्क्ड फॉर स्पेसिफिक और जनरल पर्पजेस। अब इन पर्पजेस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आ रहा है। सबसे पहला क्या आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है। ध्यान से समझना, आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 9.8 में जाके आप जब देखोगे तो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा हुआ है कि रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ध्यान से समझो, थोड़ा सा इमेजिन करना स्टार्ट करो कि भैया हमारे यहाँ पे कंपनी को क्या हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है। उस कैपिटल प्रॉफिट में से हम लोग क्या बना रहे, रिजर्व बना रहे। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये कैपिटल प्रॉफिट है क्या, ये कैपिटल प्रॉफिट हमको कैसे होता है? तो ये हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जैसे आपने मुझको कहा कि मान लेते हैं कि हमने कोई फ्लैट 1,20 का खरीदा था और उसको हमने 2 करोड़ का बेच दिया, तो जो उसका डिफरेंस होगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? तो फिर से मैं बताता हूँ कि भैया कैपिटल रिजर्व है क्या चीज़, कि रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। जैसे कि क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी चीज़ वहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट्स। मैंने आपको कल की क्लास में भी ये वाली चीज़ बताई थी कि जब शेयर्स होल्डर्स, कंपनी क्या करती है, कॉल्ड अप करती है, पैसा मांगती है। जब शेयर्स होल्डर्स टाइम पे पैसा नहीं देते तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर। तो कंपनी उनके शेयर को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। कंपनी उन शेयर्स होल्डर्स के शेयर्स को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फॉर फ्यूचर बोलता हूँ। समझ में आ रहा? तो वहाँ पर जो कंपनी के पास जो पेडअप में जो पैसा है वो भी भैया कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल रिजर्व है। क्लियर हुआ? फिर सेम इस तरीके से क्या होता है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम, आप ध्यान से इस चीज़ को समझना। सबसे पहले इस शब्द को समझो, आप डिबेंचर्स को समझो। सबसे पहले आप किसको समझो, डिबेंचर्स को समझो। तो डिबेंचर्स एक तरीके की क्या है, लोन समझो आप। अभी मैं सिंपल क्या बता सकता हूँ, डिबेंचर को क्या बोल सकता हूँ, लोन बोल सकता हूँ।
समझ में आ रहा। फिर वहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने कहा मान लो कोई डिबेंचर है 100 रुपये का, कोई डिबेंचर है कितने रुपए का, 100 रुपये का, लेकिन कंपनी ने उसे 120 पर इशू करा। डिबेंचर था कितने रुपए का, 100 रुपये का, लेकिन कंपनी ने उसे 120 रुपये में इशू किया है। तो कंपनी को जो 20 रुपये फालतू मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है। तो यहाँ से जो भी कंपनी को आपको प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल प्रॉफिट बोलता हूँ। और इनसे जो मैं रिजर्व बनाता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल रिजर्व बोलता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वो लिखते हैं नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है क्या। अच्छा देखो, डिविडेंड समझ में आता है ना, कि शेयर होल्डर्स को जो कंपनी पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट देती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना, शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, जो पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट देती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिविडेंड बोलता हूँ। तो मैं तुमसे कल पूछूंगा कि मुझको बताओ कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल क्या मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करता हूँ, तो आपका आंसर होगा नहीं करते हैं। तो डेफिनेशन देखो नोट्स में बड़े ध्यान से, कि रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस। एग्जाम्पल क्या था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, शेयर फॉरफीचर अमाउंट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यूजेस क्या टिपिकली यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, मुझको कोई हो जाए, या फिर और इशू फुली पेड बोनस शेयर्स, नॉट ऑल टाइप। समझ में आया। यूजेस क्या वो बोल रहे हैं कि अगर हमें किसी तरह का कोई कैपिटल लॉस हो जाए, आप मुझे बोलोगे भाई कैपिटल लॉस क्या होता है। मैंने कहा कैपिटल प्रॉफिट मैंने तुमको क्या समझाया, कि आपने 1/20 का फ्लैट 2 करोड़ का बेचा, आपको 80 लाख का क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप 1/20 का 70 में बेच देते तो आपको कैपिटल लॉस भी तो हो सकता था। तो उस लॉस को आप राइट ऑफ कहाँ से कर सकते हो, कैपिटल प्रॉफिट से कर सकते हो, या फिर इस कैपिटल रिजर्व से कर सकते हो। क्लियर हो रहा। या फिर दूसरी चीज़ लिखी हुई, और इशू फुली पेड बोनस शेयर। तो बोनस शेयर में क्या होता है कि भैया कंपनी क्या कर रही है, बोनस शेयर दे रही है। जिन ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है उनको और शेयर दिया जा रहा है। तो बोनस शेयर को इशू भी कहाँ से किया जा सकता है, कैपिटल रिजर्व से किया जा सकता है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि भैया क्या कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, तो क्या बोलोगे, नहीं होता है। समझ में आया। अच्छा, दूसरा तुम्हारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ रहा है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, CRR। समझ में आ गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, CRR। अब एक शब्द है कैपिटल, तो जैसे ही मैं कैपिटल बोल रहा हूँ आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिख रहा है, उसके कैपिटल वर्ड में फोकस करो। कैपिटल में मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ में आ गया। तो कंपनी के जो रियल ओनर होते हैं वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, उनको छोड़ दो। दूसरे वाले कौन से हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। रिडम्पशन का मतलब होता है उनके पैसे को वापस करना। रिडम्पशन का मतलब है उनके पैसे को क्या करना, वापस करना। और उसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ, रिजर्व बना रहा हूँ। मुझको नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, CRR। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने कहा भैया जैसे ही मैं कैपिटल बोल रहा हूँ आपके दिमाग में क्या आएगा, बोलो। जैसे ही मैं कैपिटल बोल रहा हूँ आपके दिमाग में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने कहा इक्विटी शेयर होल्डर तो बिजनेस के रियल ओनर है, उनको साइड कर दो, उनके पैसे नहीं कर रहे हम वापस। दूसरे कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आए, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा शब्द आ रहा है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे वापस देने की बात हो रही है, उनके पैसे वापस देने के जो हम रिजर्व बना रहे हैं उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, CRR बोल रहा हूँ। डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। क्रिएटेड व्हेन अ कंपनी रिडीम्स इट्स प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स और प्रॉफिट्स। समझ में आया। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के कंपनी जब पैसा वापस करना चाह रही है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, रिडम्पशन बोलता हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के जब कंपनी पैसा वापस करेगी उसको मैं क्या बोलता हूँ, रिडम्पशन बोलता हूँ। इस रिडम्पशन को करने के लिए जो मैंने रिजर्व बनाया उसको मैं बोलता हूँ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR। समझ में आया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये कहाँ से बनता है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व या फिर प्रॉफिट से बनता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट अंडर द लॉ एज पर द सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है कि CRR बना के चलो। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं भी याद रहेगा तो कुछ नुकसान आपका नहीं होएगा इसमें, लेकिन आपको बेसिक इसके पता होने चाहिए। इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम। अब इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनल वैल्यू क्या चीज़ है, ध्यान से मेरी बात समझना। हर एक शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है जिसको मैं प्राइस ऑफ अ शेयर बोलता हूँ।
समझ में आ रहा? जिसको मैं प्राइस ऑफ अ शेयर से जानता हूँ। तो कितना बनाना पड़ेगा, मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया CRR कितना बनाना पड़ेगा, तो तुम बोलोगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम, जितना मुझको शेयर्स रिडीम के करने हैं। मान लो मुझे 5 करोड़ के शेयर रिडीम करने हैं। रिडीम का मतलब मैंने क्या बताया? रीपेमेंट। रिडीम का मतलब मैंने क्या बताया? रीपेमेंट। मुझको अगर 5 करोड़ के प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं तो CRR कितना बनाना पड़ेगा? 5 करोड़ बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? यूजेस क्या है? इट कैन बी यूज ओनली फॉर इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। इसका भी मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? फुली पेड बोनस शेयर के लिए कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल में क्या बोला? इफ अ कंपनी रिडीम्स ₹5 लाख ऑफ प्रीफरेंस शेयर यूजिंग प्रॉफिट। कोई कंपनी है वो रिडीम मतलब क्या होता है? वापस करना चाह रही है। क्या वापस करना चाह रही है? 5 लाख रुपए के प्रीफरेंस शेयर्स वापस करना चाह रही है। तो वापस करने कहाँ से करेगी भैया? प्रॉफिट से करेगी। तो उसको भैया CRR में कितने पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे? 5 लाख करने पड़ेंगे। समझ में आया? यहाँ पे 5 लाख क्या है? बोलो, 5 लाख क्या है? प्रेफरेंस शेयर। ये तुमने गधों वाली बात करी। 5 लाख है यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू। अच्छा हाँ, 5 लाख क्या है यहाँ पर? नॉमिनल वैल्यू। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ध्यान दो मेरी बातों पर। तीसरा क्या आ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है। अभी देखो, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इस पेन को समझो। ये मान लो ये पेन है मेरे पास 10 रुपये का। ये पेन है मान लो मेरे पास 10 रुपये का। अब इस पेन को आप शेयर समझो। अगर मैं 10 रुपये के पेन को, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर मैं 10 रुपये के पेन को मार्केट में 12 का दे रहा हूँ, 10 रुपये का पेन है, मार्केट में कितने का दे रहा हूँ? 12। तो जो 2 रुपये फालतू है वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। अब पेन की जगह आप शेयर समझो। शेयर कितने रुपए का है? मैंने कहा मान लो 10 रुपये का है, मार्केट में हम 12 रुपये का इशू करें, तो जो 2 रुपये फालतू वो क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। क्या समझा पाया मैं? डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू जैसे क्या था? इस पेन की फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपये थी। उसी सेम तरीके से शेयर की भी फेस वैल्यू होती है। मैंने कहा मान लो 10 रुपये फेस वैल्यू है, उसको मैंने 12 रुपये में इशू करा, तो जो 2 रुपये फालतू है वो क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। क्लियर होगी बात या नहीं आ रही है? तो ये कहाँ पे दिखता है? रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है। एंड गवर्न बाय सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी। हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या बताया मैंने? सिक्योरिटी प्रीमियम आपको फिलहाल आप कैसे ध्यान रख सकते हो? पेन वाले एग्जाम्पल से आपको ध्यान आ जाएगा। डेफिनेशन और ये कहाँ पे दिखता है? वो सब आइटम हम रिजर्व एंड सरप्लस के ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, एग्जाम्पल में ध्यान देना। एग्जाम्पल में ध्यान दो, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ आई शेयर इज इशूड एट 120। कोई शेयर कितने का इशू करा? 120 का। उसकी फेस वैल्यू क्या है? 100। तुम मुझको वो बोलोगे भाई ये फेस वैल्यू क्या है? मैंने कहा प्राइस ऑफ 1 शेयर है। आप मुझे बोलोगे फेस वैल्यू क्या आ रहा है बार बार, तो मैंने कहा प्राइस ऑफ 1 शेयर है, कि एक शेयर की कीमत कितनी है। समझ में आया? तो फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। कितने का इशू करा है? 120 का। तो हमें 20 रुपये क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। समझा पा रहा हूँ ढंग से? अच्छा, ध्यान से इस चीज़ को समझना कि सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल हम कहाँ तक कर सकते हैं। 5 चीज़ें याद कर लेना। MCQ में पूछा जाएगा आपसे। परमिटेड यूजेस सेक्शन 52 याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 चीज़ें याद रखना कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम आप कहाँ पर इशू कर सकते हो। टू इशू फुली पेड बोनस शेयर, पहला। ये इससे पहले वाले पर भी आ रहा था। टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? क्या मुझको बता सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सर जो काम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं, प्रीलिमिनरी प्रीपेड अलग चीज हो गई। प्रीलिमिनरी का सेंस कुछ और है यहाँ पर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मेरे पास वो खर्चे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना, जो कंपनी के बनने से पहले खर्चे हुए हैं मेरे पास। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस ही तो हुआ। प्रीपेड तो ये होता है कि मैंने किसी खर्चे को पहले दे दिया। ये उसका सेंस, इन दोनों को आपस में मर्ज मत करो ना। प्रीपेड और प्रीलिमिनरी को आपस में मर्ज मत करो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैं वो बता रहा हूँ जो कंपनी के बनने से पहले के खर्चे हैं। आ रहा है समझ में? या नहीं आ रहा? प्रीपेड तो ये हो गया कि जैसे तुमने प्रीपेड फ़ोन का रिचार्ज कर दिया। यहाँ पर सेंस कुछ और है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब तुम मुझे बोलोगे इनकॉर्पोरेशन क्या है, तो मैंने कंपनी के बनने से पहले के खर्चे जो होते हैं, समझ में आया? उनको राइट ऑफ आप कहाँ से कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम से। ये 5 चीज़ें हैं जहाँ पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा, टू राइट ऑफ और अंडर राइटिंग कमीशन और डिस्काउंट। अगर भैया हमें क्या क्या करना है, डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं हम। यहाँ पर अंडर राइटर्स का हमें कमीशन देते हैं। तो मुझे बोलोगे अंडर राइटर्स कौन है?
अंडर राइटर्स वो व्यक्ति है जो हमारे मार्केट में शेयर इशू करने के लिए हमारी मदद करता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? हमारे मतलब कंपनी के, जो कंपनी के मार्केट में शेयर इशू करने के लिए मदद करता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? अंडर राइटर्स वो बोलता हूँ। तो वहाँ पर भी मेरा खर्चा होता होगा, उसको भी मैं यहाँ से राइट ऑफ कर सकता हूँ। फिर एक है टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। ध्यान से मेरी बात को समझना, सबसे लास्ट वाले शब्द में और डिबेंचर्स। मैंने कहा डिबेंचर्स भैया लोन है, डिबेंचर्स को आप लोन की तरह समझोगे। उससे पहले प्रीफरेंस शेयर्स मैंने बोला ये मालिक हैं, लेकिन इन दोनों के पैसे हमको वापस करने पड़ते हैं, जिसके लिए वर्ड मैंने क्या बताया? रिडम्पशन बताया। आई बात समझ में? अगर वो रिडम्पशन मुझे प्रीमियम पर करना पड़ रहा, अगर वो रिडम्पशन मुझे किस पे करना पड़ रहा? प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब है, मान लेते हैं कि मुझे वापस तो करने 100 रुपये, लेकिन मैं 100 की जगह 120 वापस कर रहा हूँ। 100 की जगह मैं 120 वापस कर रहा हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। वो भी तो नुकसान है, उसकी भरपाई भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? फिर एक है फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी, सेक्शन 68। सेक्शन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बाय बैक ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटी समझ लो कि कंपनी अपने ही शेयर्स खुद खरीद रही है, कि कंपनी अपने ही शेयर्स खुद खरीद रही है, उसके लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये 5 ही है, इसके अलावा और आप कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे अब आ रहा है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या आ रहा है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आपका दिमाग काम क्या करेगा? सेम इस तरीके का तो मैंने ये पढ़ा था। मैंने कहा हाँ, अभी आपको मैंने जहाँ पर चर्चा करी थी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वहाँ पर मैंने कैपिटल में आपको क्या याद दिलाया था? प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन अब क्या आ रहा है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आ रहा है। डिबेंचर हमारी कंपनी के मालिक नहीं है, इसको आप लोन की तरह समझो। इनके हाँ, इनके भी तो मुझको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? आ रिजर्व क्रिएटेड टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आ गया कि भैया मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, किस लिए? डिबेंचर्स के पैसे वापस करने के लिए। यूजेस क्या है? मस्ट बी क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट। कहाँ से क्रिएट करोगे आप? प्रॉफिट से क्रिएट करोगे। कब करोगे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से पहले। रिडम्पशन का मतलब मैंने क्या बताया? रीपेमेंट बताया। रिडम्पशन का मतलब मैंने क्या बताया? रीपेमेंट बताया कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने से पहले आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। आप मुझसे पूछोगे भाई ये डीआरआर बनेगा कहाँ से? मैंने कहा प्रॉफिट से बनेगा। आई बात समझ में या नहीं आ रही? कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उसका पार्ट यहाँ पे ट्रांसफर करती रहेगी। कहाँ पर? डीआरआर पे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। समझ में आ गया? अच्छा, अगर जब हम डीआरआर बना के चलेंगे तो इन्वेस्टर के पास एक तरीके की सिक्योरिटी है। एक नोट वहाँ पर लिखा हुआ है, नोट में लिखते हैं कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को और कुछ कंपनीज को डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ज़्यादा डीप में तुमको नहीं जाना, बस फिलहाल तुम डीआरआर का मतलब समझ लो। फिर एक और आ रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व। तुम सीधा इसको पार्टनरशिप में चल जाओ, वहाँ पे तुमने बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है। इसमें क्या हो रहा है? तुम अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखते हो, मान लेते हैं वो बोल रहे हैं अराइजेज व्हेन द कंपनी रिवैल्यूज इट्स असेट्स अपवर्ड। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई, ये मान लो तुमने कहा कि भैया मेरे पास एक फ्लैट है, वो 1.5 का है जब हमने खरीदा था, लेकिन तुमको लग रहा है कि आज 5 साल बाद उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो गई है, तो तुमने उसकी वैल्यू क्या कर दी? बढ़ा दी। नहीं आई समझ में? अभी तक वो तुम्हारी बैलेंस शीट में कितना दिख रहा था? 1.5 करोड़ रुपए का दिख रहा था, लेकिन अब तुमने उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू बढ़ा दी 2 करोड़ रुपए। लेकिन जो 50 की जो तुमने वैल्यू बढ़ाई, इसका डिफरेंस दिखाना भी तो पड़ेगा कहीं पर। ये तो बैलेंस शीट ही तुम्हारी मैच नहीं होगी, तो वो हम कहाँ दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाते हैं। तो डेफिनेशन में लिखते हैं अराइजेज व्हेन द कंपनी रिवैल्यूज इट्स असेट्स अपवर्ड। एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग। एग्जाम्पल में लिखते हैं लैंड परचेज एट ₹10 लाख रिवैल्यू टू 25 लाख, 15 लाख गोज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो रहा है? थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? नोट में क्या है? नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो सिर्फ आपने अपनी बुक्स में बढ़ाया, आपको कोई प्रॉफिट रियलाइज थोड़ी ना हुआ अभी। आया है समझ में? फिर ईसॉप्स आते हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ईसॉप्स क्या है? ये एक तरीके का, आप ये समझ लो, इसको आप ये समझ लो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर दे रही है। जैसे आप मान लो आप रिलायंस में काम करते हो, तो रिलायंस ने कहा कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। तो तुम वो बोलोगे तो मैं बाहर से भी जाके खरीद सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? कंपनी वो बोली टेंशन मत लो, हम तुम्हें बाहर के रेट से कम में देंगे। तो इसलिए हम इसको ईसॉप्स वो बोलते हैं। स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। समझ में आ गया? क्या लिखते हैं? व्हेन एम्प्लॉयज आर गिवन राइट्स टू परचेज शेयर्स एट अ कंसेशनल प्राइस इन फ्यूचर। क्लियर हो गई? ईसॉप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा? यूजेस क्या? रिफ्लेक्ट कॉम्पनसेशन कॉस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शंस। लास्ट में अदर रिजर्व आ रहा है, इसमें सिर्फ आप जनरल रिजर्व समझो बस, इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है।
अब हम बात करते हैं भैया सरप्लस की। सरप्लस आप ध्यान से मेरी बात को समझना, ये जब आप अभी मैं आपको पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा ना, इसका शेड्यूल थर्ड का पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा, तब ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। फिलहाल समझते हैं। रेफर्स टू द रिटेन अर्निंग्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शोड इन द स्टेटमेंट ऑफ और प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर आता है भाई, सोना मत। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड। हाँ जी सर। शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर आएगा? शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड में। समझ में आया। उसमें से आपका जो भी मतलब वो है, उसमें से आप डिविडेंड दे देना और कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, बोनस शेयर इशू कर देना। जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? रिटेन अर्निंग्स कहलाएगा। समझ में आया। लास्ट है, इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर भैया देखो, या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिशिएट होता है। या तो सरप्लस होगा या फिर क्या होगा? डेफिशिएट होगा। या फिर मैं डेफिशिएट को क्या बोल सकता हूँ? नेगेटिव सरप्लस बोल सकता हूँ। अभी आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ना ये, तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा हुआ नेगेटिव सरप्लस के लिए। इफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज अ डेबिट बैलेंस। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तुमको डेबिट बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसका मतलब क्या है भैया? नुकसान हो रखा है, लॉस हो रखा है। समझ में आया। तो उसको हम सरप्लस में नेगेटिव आइटम में दिखाते हैं, ब्रेसेस में, ब्रैकेट में आपको दिखेगा वो। समझ में आया। Even if total reserve and surplus is negative, even if total reserve and surplus is negative, it must still be disclosed under the same head. समझ में आ गया। नेगेटिव होने के बाद भी वो दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जाके देखना, आपको ये चीज़ें दिखने वाली है। एग्जाम्पल्स में रिटेन अर्निंग दी हुई 10 लाख रुपए नेगेटिव दिख रहा है आपको, और कैपिटल रिजर्व है कितना? 5000 रुपीज़। समझ में आ गया। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव 5000 आ रहा है। स्टिल रिपोर्ट अंडर रिजर्व एंड सरप्लस में हम उसको दिखाएंगे। लास्ट एक फटाफट से हम समरी टेबल पर पढ़ लेते हैं। कैपिटल रिजर्व आपको पता चल गया, इसका सोर्स कैपिटल प्रॉफिट था। यूज़ क्या है? इशू आप इससे बोनस शेयर कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो, कैपिटल लॉस, लेकिन आप यहाँ से डिविडेंड नहीं दे सकते हो। दूसरा है कैपिटल रिडम्पशन, रिजर्व प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से हम इसको बनाते हैं। यूज़ क्या है? इशू फुली पेड बोनस शेयर दे सकते हैं, हम इससे इशू कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें डिविडेंड अलाउड नहीं करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने पेन वाले एग्जांपल से समझाया था, एक्सेस ओवर फेस वैल्यू ध्यान आ रहा है। बोनस शेयर दे सकते हैं, बिल्कुल राइट ऑफ कर सकते हैं यहाँ से खर्चे, जैसे कि रिडम्पशन प्रीमियम वगैरह कर सकते हैं। डिविडेंड हम यहाँ से भी नहीं दे सकते। फिर आता है डिबेंचर रिडम्पशन, रिजर्व एप्रोप्रिएट प्रॉफिट से ये बनता है। प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हुए चलते रहते हैं। किस काम आता है? रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के काम आता है। क्या हम यहाँ से डिविडेंड दे सकते हैं? आंसर है नहीं भैया, नहीं। रिवैल्यूएशन रिजर्व ये कहाँ से बनेगा? जब आपने अपनी रिवैल्यू करी किसकी? असेट्स की वैल्यू, जो फ्लैट वाला बताया था एग्जाम्पल। इसका यूज़ नहीं है भैया, नॉट यूजेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो सिर्फ आपने रिवैल्यू का करा है ना, अनरियलाइज प्रॉफिट है ये तो। क्या आप इसे डिविडेंड दोगे? नहीं दे सकते। उसके बाद है डिविडेंड, तो समझ रहे हो ना। फिर है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जहाँ पे मैंने ईसॉप्स बताया था आपको, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन पर बताया था। तो ईसॉप्स का सेटलमेंट हम यहाँ से करते हैं। क्लियर हो रहा? डिविडेंड दे सकते हैं, यहाँ से नहीं दे सकते। तो अब बात आती है कि भैया हम डिविडेंड कहाँ से दे सकते हैं? तो हम डिविडेंड देते हैं जो सरप्लस से, रिटेन्ड अर्निंग से। तो डिविडेंड, बोनस, रिजर्व में ट्रांसफर, सबका सब यहीं से ही होगा। क्लियर हुआ? एक फटाफट से देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल है यहाँ पर, इस चीज़ को आप समझ लेना, ये लास्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? आ कंपनी अर्न्स 20 लाख प्रॉफिट दिस ईयर, इट डिक्लेयर्स 2 लाख डिविडेंड, ट्रांसफर 3 लाख टू जनरल रिजर्व, इशू बोनस शेयर वर्थ ₹5 लाख। समझ में आया? तो जो बैलेंस था 10 लाख रुपीज़ का शोज अ सरप्लस इन बैलेंस शीट। ठीक है। इफ इट हैड अ प्रीवियस ईयर लॉस ऑफ 12 लाख, तो अभी का सरप्लस क्या आ जाएगा? 2 लाख नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है सर।